नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों वैल्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी ईपीएस की मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए किए जाने की डिमांड उठती है, तब ईपीएफओ ये कहता है कि ईपीएस का जो फंड है वो डेफिसिट में है, नुकसान में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लॉजिकल कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि क्या सच में ईपीएस का फंड नुकसान में है या एक्चुअली सरकार इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, एक परमानेंट फंड क्रिएशन कर रही है जो सरकार के पास हमेशा के लिए रह जाता है। अब दोस्तों होता यह है कि ईपीएस जो है एक कॉन्ट्रीब्यूटरी डिफाइंड स्कीम है, जहां पर हर महीने कितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा वो यहां पर तय है। तो दोस्तों ईपीएस में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन से हर महीना कुछ ना कुछ पैसा ईपीएस फंड में जमा हो जाता है। स्टार्टिंग में ये 417 रुपए था, फिर ये बढ़ के 571 रुपीज हो गया और 2014 के बाद बढ़ के दोस्तों ये हो गया 1250 रुपए। और जब तक एक आदमी 58 की एज तक पहुंचता है तब तक लाखों रुपए ईपीएस के पास जमा हो जाता है और 58 की एज से आपको एक पेंशन फॉर्मूला के बेसिस पे एक पेंशन दे दी जाती है जो इसी फंड में से निकाल के आपको दी जाती है। और साथ ही साथ ये फंड ग्रो भी होते रहता है क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टेड रहता है। अब बात ये है कि क्या एक आदमी के जिंदगी में ये फंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और अगर खत्म हो जाता है तो क्या सच में ईपीएफओ नुकसान में है, या ये फंड कभी भी खत्म नहीं होता और आदमी के मर जाने के बाद ये पैसा क्योंकि ईपीएफओ के पास रह जाता है ये उनका परमानेंट ग्रोथ फंड बन जाता है। ऐसी भी धारणा है, उसको दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ईपीएस फंड को लेकर ईपीएफओ नुकसान में है या सरकार के लिए एक बहुत बढ़िया फंड का सोर्स ईपीएस हो सकता है। इसके बारे में एक लॉजिकल डिटेल कैलकुलेशन वीडियो आज मैं आपके सामने लाया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या जो हमारा पैसा है वो ईपीएफओ के पास परमानेंटली रह जाता है या वो पूरा पैसा हमको मिल जाता है। क्या हम फायदे में है या ईपीएस फायदे में है, या अगर ईपीएफओ फायदे में है तो भाई फिर हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ क्यों नहीं रही है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए शुरू करते आज का हमारा वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि YouTube आपके फायदे की वीडियो आपको तभी दिखाता है जब आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, और YouTube को पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है जब आप उस वीडियो को लाइक करते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैल्यू एडिशन में हमारी कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए जितने भी वीडियो हम बना सके वो हम बनाए, पूरे क्लैरिटी के साथ बनाए, चाहे वो रिटायरमेंट की बात की फाइनेंशियल प्लानिंग के हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हो, चाहे वो उनको मेडिकल बेनिफिट्स किस तरह से सस्ते में मिल सकते हैं इसके लिए हो, चाहे ईपीएस से रिलेटेड मिनिमम पेंशन या हायर पेंशन से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए हो। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, और अगर आप इसके नोटिफिकेशंस रेगुलरली पाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आज तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब हम बनाते हैं तो वो आपके नोटिफिकेशन फीड पर तभी आएंगे जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, डिटेल कैलकुलेशंस के ऊपर। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सिनेरियो बताऊंगा। पहला सिनेरियो होगा उस व्यक्ति का जिसने 1995 के पहले ही जॉब को ज्वाइन कर लिया था और वो तकरीबन 2017-18 के आसपास दोस्तों 58 इयर्स की उम्र पाकर ईपीएस से एग्जिट हो चुका है। तो उसका फंड कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या वो ईपीएस से फायदे में है या नुकसान में, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और केस में लूंगा जहां पर एक व्यक्ति 2000 के आसपास ईपीएस फंड को ज्वाइन किया था और उसके बाद उसका रिटायरमेंट तकरीबन 35 साल के बाद में हुआ था, मतलब कि 2035 में होने वाला है। तो 35 साल की सर्विस देने के बाद में उस व्यक्ति के फंड में एक्चुअली फायदा है या नुकसान है वो हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसा एक केस लूंगा जहां पर बहुत यंग लोग हैं, मतलब कि जो आज के एज में 35 वगैरह के एज में होंगे, तो जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2008 के बाद दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 22 साल सर्विस करता है, या कोई व्यक्ति 27 साल सर्विस करता है, या कोई व्यक्ति 35 साल सर्विस करता है, तो उसका जो फंड बनता है क्या उस केस में वो व्यक्ति फायदे में है या नुकसान में है। ऐसे अलग अलग दोस्तों 5 केसेस मैं आपको बताऊंगा। अब आप बोल रहे होंगे कि इतने सारे केसेस क्यों लिए, क्योंकि दोस्तों अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बेनिफिट पाते हैं।
क्योंकि ईपीएस के जो रेट्स थे कंट्रीब्यूशन के वो अलग अलग थे। जब ईपीएस स्टार्ट हुई थी 1995 में तब 417 रुपए कंट्रीब्यूट किए जाते थे। फिर शायद 2006 या 2007 के बाद से 571 रुपीज लेने लगे और फिर 2014 के बाद से 1250 रुपए वो लोग लेने लगे और उसी के हिसाब से पेंशन भी ऊपर नीचे होती है। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम होरिजोन के लोगों को स्टडी करेंगे तो एक हमको वाइड आइडिया आएगा कि क्या ईपीएस स्कीम सरकार के लिए बेनिफिशियल है या ईपीएस स्कीम सरकार के लिए नुकसानदायक है। इसलिए दोस्तों एक अलग अलग टाइम जोन के, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनमें से किसी ना किसी टाइम जोन में कहीं ना कहीं पर फिट जरूर होते होंगे, तो ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उस व्यक्ति की स्टोरी जिसने 1995 के पहले ईपीएस को ज्वाइन कर लिया था। मतलब कि दोस्तों कोई व्यक्ति अगर 86, 83, 84 या 90s में ज्वाइन किया अपनी सर्विस को और तब से वो मेंबर है, तो ईपीएस जब 1995 में लागू हुई तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही वो मेंबर है और तकरीबन 2017 तक वगैरह वो वहां से एग्जिट कर चुका है, मतलब कि 58 इयर्स की उम्र को हासिल कर चुका है और तकरीबन उसकी 22 साल की सर्विस ईपीएस के अंदर हुई। ओवरऑल सर्विस की ज्यादा हो सकती है, 30-35 साल हो सकती है, लेकिन कम से कम 22 साल का उसका पीरियड ईपीएस के अंडर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब आइए दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का डेटा है जो नवंबर 1995 से ही ईपीएस का मेंबर रह चुका है और उस जमाने में इनकी जो सैलरी हुआ करती थी, मतलब कि जो बेसिक प्लस जी होती थी वो होती थी 4,719 रुपए। और उसके हिसाब से दोस्तों जो, क्योंकि ये हम मिड टर्म से ले रहे, 16 नवंबर 1995 से एक्चुअली सैलरीज कैलकुलेट होना शुरू हुई थी ईपीएस में, इसलिए पहले महीने की सैलरी सिर्फ आधी ही कैलकुलेट की जाती है और अगले महीने से अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एक्चुअली बेसिक उस टाइम पे थी वो थी 9437 रुपीज। ये बेसिक प्लस जी का फिगर है और हर महीने वो 417 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करते आ रहे थे ईपीएस फंड में। अब दोस्तों इन्होंने बहुत साल तक, मतलब कि अगर आप देखेंगे तकरीबन मई 2001 तक 417 रुपए ईपीएस में कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद ईपीएस ने सीलिंग्स बढ़ाई और सीलिंग बढ़ाने की वजह से 541 रुपीज हर महीने उनके अकाउंट से शिफ्ट होने लगे ईपीएस में। तो ये जो 541 रुपीज का जो किस्सा है ये चला तकरीबन 1 सितंबर 2014 तक और सितंबर 2014 में फिर से ईपीएस ने सीलिंग बढ़ा दी और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन इनके अकाउंट में होने लगे वो लगे 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन। अब दोस्तों यहां पर हम सिर्फ ईपीएस की जो बेसिक पेंशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक टाइम पर इन महाशय ने 417 रुपए कंट्रीब्यूट किए, फिर 541 रुपीज कंट्रीब्यूट किए और फिर मंथली बेसिस पर 1250 रुपए कंट्रीब्यूट किए और अल्टीमेटली 2017 में आकर अगर आप देखेंगे 2017 अगस्त में ये 58 इयर्स के हो गए और ईपीएस से ये एग्जिट हो गए। और जब ईपीएस से एग्जिट हुए तो इनके पास कुछ एक लमसम फंड बचा होगा और उसके बाद दोस्तों इनकी जो पेंशन थी हर महीने के लिए 2946 रुपीज निर्धारित की थी ईपीएस ने और तब से इनको ये पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि ये फंड बना कैसे, जो टोटल फंड ईपीएस के पास बचा होगा ये बना कैसे, और जब इनको ये पैसा मिल रहा है, पेंशन का मिल रहा है, तो ये कितने दिन तक मिलने के बाद ये ब्रेक इवन में आएंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इतने इतने साल अपने 58 इयर्स के बाद जिंदा रह जाता है तो नेट प्रॉफिट में आता है, या अगर वो उसके पहले मृत्यु पा जाता है तो वो पैसा ईपीएस के पास रह जाता है और ईपीएस फायदे में आ जाता है। ये ब्रेक इवन निकालने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब दोस्तों जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है कि भाई जो भी पैसा आपका डिपॉजिट हो रहा है ईपीएस में उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है। अब आप सब जानते हैं कि पहले के जमाने में, मतलब कि 1990s में ईपीएफ के जो फंड रेट्स थे, जो इंटरेस्ट रेट्स थे बहुत ज्यादा थे। अब यहां पर मैंने वही इंटरेस्ट रेट लिए हैं जो ईपीएफओ खुद आपको देता था। अब ईपीएफओ 1995 में आपको 12% इंटरेस्ट रेट देता था, फिर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे समय बदला 2001 में ये इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने 11% कर दिया, फिर 2002 में 9.5% कर दिया, बहुत दिन तक 9.5% पर टिके रहे। उसके बाद मार्च 2006 में उन्होंने 8.5% इसको कर दिया, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 जब तक दोस्तों फिर बीच में एक बार और 2011 में इन्होंने इसको 9.5% कर दिया, फिर मार्च 2012 में अगेन इसको 8.25% कर दिया, फिर 8.5% कर दिया, फिर 8.75% कर दिया। ऐसा दोस्तों डिफरेंट टाइम पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ आपको देते रहा था और ये ईपीएफओ का खुद का डेटा है। ये मैंने मनगढ़ंत कहानियां नहीं गढ़ रहा हूं यहाँ पर, ये ईपीएफओ ने खुद ने पहले एक बार ये डेटा दे चुके हैं, तो वो मैंने लिया था। तो जब ये व्यक्ति 58 ईयर्स के होकर ईपीएस से एग्जिट हो चुके थे तो उस टाइम पे जो ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट था वो 8.65 था।
अब आइडियली जो भी पैसा ईपीएफओ के पास जाता है वो इन्वेस्ट होता है और उसी के ऊपर ईपीएफओ इंटरेस्ट देता है, तो ईपीएफओ डेफिनेटली इससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है, तब आपको इंटरेस्ट दे पाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि ईपीएफओ 7% इंटरेस्ट कमा रहा है और आपको 8.65% का इंटरेस्ट दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो जब ईपीएफओ 8.65% की बात कर रहा है तो कम से कम वो 10% इंटरेस्ट कमा रहा होगा, तभी आपको 8.65% दे रहा होगा। अब दोस्तों मैंने यहां पर ये किया है कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने यहां पर लिख लिया, इस कॉलम एच में मैंने कंट्रीब्यूशन लिख लिया, फिर उसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे हमने यहां पर लिख लिया। अब साल के एंड में जब आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमने यहां पर लिख लिया और वो इंटरेस्ट हमने टोटल कंट्रीब्यूशन में ऐड करके एक फिगर ले लिया। और दोस्तों ये जो फिगर है यहाँ पर 1478 का, जैसे आप देखेंगे अगर साल भरे का जो कंट्रीब्यूशन था अगर आप देखेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 1459 रुपीज यहाँ पर था, क्योंकि जब नवंबर 1995 से स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, तब से लेके अगर हम मार्च 1996 तक 3-4 महीने का डेटा देखें तो 3-4 महीने में 1459 रुपीज ईपीएफओ के पास जमा हो गए थे। उसके ऊपर अगर 12% का इंटरेस्ट हम लेंगे तो तकरीबन 19 रुपए जमा होते थे। तो साल के एंड में दोस्तों इनके पास 1459 प्लस 19 रुपए बचकर 1478 रुपीज जमा हो गए थे। अब इसी को हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर। फिर हमने साल भर कंट्रीब्यूट किया, फिर हमने साल भर 417 रुपीज कंट्रीब्यूट किया और दोस्तों इस साल का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना हो गया, 5004 रुपए हो गए। अब हमने क्या किया, इस 5004 में ये अगेन 1478 रुपीज ऐड कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बैलेंस था, फिर इतना हो गया। अब ये पैसा ऐड करने के बाद में एक टोटल फिगर बना कि जो हमने कंट्रीब्यूट किया, फिर अब उसमें 12% फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 453 रुपीज इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा और टोटल साल के एंड में 6935 रुपीज यहाँ पर बचेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम करते जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने साल भर कितना कंट्रीब्यूशन किया, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना पैसा था, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर उस साल का इंटरेस्ट हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा एक क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। और ये जो मेथड है दोस्तों, ये ईपीएफओ ने खुद ने दी हुई मेथड है कि ईपीएफओ इस तरह से कैलकुलेशन करता है। जब हायर पेंशन का कैलकुलेशन शीट ईपीएफओ ने दिया था तब इसी तरह का शीट दिया था, मैंने उसी को मॉडिफाई करके नॉर्मल पेंशन के लिए यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो महाशय है जिन्होंने 1995 के पहले सर्विस ज्वाइन कर ली थी और 2017 में ये ईपीएस से एग्जिट हो गए, तो इफेक्टिवली इनकी जो सर्विस है वो 22 साल की सर्विस थी, तो पेंशन कैलकुलेशन में इनको 2 साल का बोनस भी मिला होगा। अब दोस्तों इस व्यक्ति ने जब एग्जिट किया ईपीएस से तो उनके पास में कितना फंड बना रहा, सब इंटरेस्ट सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इन व्यक्ति के पास में जो फंड बना वो बना 3,99,250 रुपीज, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए का फंड यहाँ पर इनको बना। और इनकी जो मंथली पेंशन बनी वो कितनी बनी, 2946 रुपीज की पेंशन बनी। तो साल भर में इनको कितनी पेंशन मिलती थी, 35,352 रुपए, मतलब कि 35,352 रुपीज इनको पेंशन मिलती थी। अब दिस डिवाइडेड बाय द सेविंग्स फिगर अगर मैं करूंगा तो तकरीबन 8.85% का इंटरेस्ट इनको अपने फंड के ऊपर मिल रहा है। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, साल के एंड में जो इनका मतलब जब जिस टाइम पे एग्जिट हुए उस टाइम पे जो उनका फंड वैल्यू ईपीएस में था वो था तकरीबन 4 लाख रुपए का। अगर इस 4 लाख रुपए को इन्वेस्ट ईपीएफओ कहीं पर कर देता है तो उससे कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा आगे भी जाकर। अब वो जो इंटरेस्ट जनरेट होगा दोस्तों, उस इंटरेस्ट से ईपीएफओ इनको कुछ पेंशन दे रहा है, तो पेंशन कितनी दे रहा है, 2946 रुपीज की। तो 2946 इंटू 12 मतलब कि 12 महीने की अगर हम पेंशन निकालेंगे तो तकरीबन 35,352 रुपीज की पेंशन बनती है एक साल में। तो सालाना इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है आपके पैसे के ऊपर, ये जो 4 लाख रुपए ये आपने कंट्रीब्यूट किए थे, आपका बढ़ा हुआ फंड है, इस पे जो आपको पैसा मिल रहा है ये मिल रहा है 35,352 रुपीज। तो आपको इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.85% मिल रहा है। और दोस्तों क्योंकि जो इंटरेस्ट ईपीएफओ दे रहा है वो कम दे रहा है और हमको जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो वाजिब है कि एक समय के बाद में आपको जो पेंशन दी जा रही है वो इंटरेस्ट और जो आपका फंड है उसमें से थोड़ा सा प्रिंसिपल ड्रॉ कर करके आपको दी जा रही है। तो एक टाइम आएगा जब कहीं ना कहीं पर ये फंड खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये फंड कब खत्म होगा उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो केस 1 है हमने लिया हुआ है, ये समरी शीट में मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने यहां पर लिखा है कि ये व्यक्ति 16/11/1995 से ईपीएस का मेंबर था, एग्जिट किया 2017 में, 22 साल की इसकी सर्विस हुई। इसका जो फंड एक्यूमुलेट हुआ है वो हुआ है 3,99,250। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 3,99,250 है, अगर ये हमारे हाथ में आ जाता
अगर ईपीएफओ के पास नहीं रहता और हमारे पास आ जाता तो हम इसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करते, तो ईपीएफओ भी एग्जैक्टली यही चीज कर रहा होगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इसको यहां से आगे चलकर कम से कम 8% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। और दोस्तों आज की इस दुनिया में 8% सालाना इंटरेस्ट मिलना कोई मुश्किल बात नहीं। स्पेशली 2017 से अगर आप देखें तो 2017 से लेकर 2035 या 2040 तक का फिगर देखेंगे तो मार्केट्स में इन्वेस्ट करके जिस तरह से ईपीएफओ करता है 8% इंटरेस्ट कमाना बिल्कुल फिजिबल है। हो सकता है सामने जाके इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। तो मैं बता दूं 2017 से लेके 2025 अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ ने तकरीबन 10% से ज्यादा का सालाना इंटरेस्ट कमाया होगा अपने इन्वेस्टमेंट से, और आगे जाकर हो सकता है कि वो 8% पे आ जाए, 6% पे आ जाए, 5.5% पे आ जाए। तो ऑन एन एवरेज अगर अगले 20 से 25 साल का फिगर में देखूंगा तो ऑन एन एवरेज सालाना ईपीएफओ को 8% का इंटरेस्ट रेट इस केस के लिए जरूर मिल सकता है। जो आगे आने वाली केसेस होंगी उनकी बात मैं अलग से करूंगा कि वहां पे मैं इंटरेस्ट रेट कम भी करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये जो 4 लाख रुपए का फंड है इसको इन्वेस्ट किया जाता और इस पे अगर 8% का इंटरेस्ट मिलता और इसी में से अगर मैं एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान निकालता कि 4 लाख का फंड है उसको 8% पे इन्वेस्ट किया और उसी फंड में से मैं 2946 रुपीज हर महीने बाहर निकालते जा रहा हूं, इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड, क्योंकि इसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ते जा रहा है और बढ़ते हुए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में से आप अपना एक फिक्स अमाउंट निकालते जा रहे हो। तो जब ये 2946 रुपीज निकाला जाएगा तो बेसिकली आपको जो है ये पैसा कब तक पुरेगा, मतलब ईपीएफओ आपको कब तक इस पैसे में से पेंशन दे सकता है, तो उसका आंसर होगा 26 ईयर्स 2 मंथ्स। अगर मैं एज वाइज बताऊं कि ये आदमी 58 की एज से एग्जिट हो गया, उस टाइम पे 4 लाख रुपए थे, उसके 4 लाख रुपए के ऊपर ईपीएफओ हर साल 8% का इंटरेस्ट कमा रहा है और उसको उसी में से 2946 रुपीज दे रहा है, तो ये फंड जीरो कब हो जाएगा? ये फंड जीरो हो जाएगा उस टाइम पे जब ये व्यक्ति 84 ईयर्स 2 मंथ्स का होगा। अब दोस्तों इसको अलग से अगर हम देखा जाए तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 84 ईयर्स 2 मंथ्स के ऊपर जिंदा रह जाता है तो ईपीएफओ यहां पर नुकसान में जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 84 ईयर्स 2 मंथ्स के पहले मर जाता है तो ये फंड ईपीएस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ पैसा ईपीएफओ के पास रह जाएगा, बच जाएगा। अब दोस्तों 84 इयर्स एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर है। कितने लोग 84 इयर्स तक जिंदा रहेंगे मुझे नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज 75 से 76 साल तक जिंदा रहना बहुत वैलिड है आज के केस में, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना प्रगत हो चुका है। आप मरना चाहे तो भी आपको मरने नहीं दिया जाता, आपको बचा लिया जाता है। तो बहुत पॉसिबल केस है कि आप 70 की एज तक तो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे, हो सकता है आप 75 तक भी जिंदा रहेंगे। तो मैं ऐसा पकड़ के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति जो है 78 ईयर्स तक तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है कि 78 ईयर्स में उसकी मृत्यु हो जाए। तो जब वो 78 ईयर्स होगा तो उसको ईपीएस से एग्जिट करके कितना टाइम हो गया होगा? तकरीबन 20 साल। 58 में एग्जिट हुआ था, उसके बाद 78 तक जिंदा रहा। तो दोस्तों अगर हम पकड़ते हैं कि ऑन एन एवरेज लोग 78 ईयर्स की उम्र में खत्म हो जाता है, मृत्यु को पा जाते हैं या स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो वहां पर ईपीएस के पास कितना पैसा बच जाता है? तो दोस्तों अगर ये व्यक्ति जो 2017 में ईपीएस से एग्जिट हुए, 22 साल की इनकी सर्विस काउंट हुई है, इनका 4 लाख का फंड था जो 8% से ग्रो हो रहा था, 2946 पे इसकी पेंशन मिल रही थी, अगर वो व्यक्ति 78 में अगर एक्सपायर हो जाता है तो ईपीएस के पास तकरीबन 1,73,000 रुपीज बच जाता है। अब इस फंड से क्या होगा? इस फंड से आपकी जो स्पाउस है उनको 50% पेंशन दी जाएगी। मतलब इनको अगर 2946 पेंशन थी तो तकरीबन 1500 रुपए तक की पेंशन मैडम को मिलेगी। अब मैडम को हाफ पेंशन मिलेगी, तो हाफ पेंशन में मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये फंड कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब आप फुल पेंशन ले रहे थे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 8.85%। लेकिन जब आपसे 1500 पेंशन मिलेगी तो आपको तकरीबन 4.42% मिलेगा, और आपको जो इंटरेस्ट मिलना है सालाना आपके फंड के ऊपर वो मिलना है 8% का। तो आपको जो मिलना है वो ज्यादा है और ईपीएस को जो देना है वो कम है। तो ईपीएस को जो मिल रहा है वो ज्यादा, ईपीएस को जो देना है कम है, तो डेफिनेटली ईपीएस फायदे में रहेगा। तो ये फंड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। मैं एक फैक्ट आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि स्पाउस को जब हाफ पेंशन मिलती है तो तब फंड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, ये फंड हमेशा बढ़ते ही जाएगा। तो दोस्तों आप अगर 78 उम्र की एज में स्वर्गवासी हो जाते हैं तो आप ईपीएस के पास पता है कितना फंड छोड़ के जाएंगे? आप तकरीबन 1,73,000 रुपीज का फंड छोड़ के जाएंगे।
तो नॉर्मल पेंशन में भी अगर ईपीएस ये कहता है या ईपीएफओ ये कहता है कि भाई वो डेफिसिट में है, तो ये बात मैं मान नहीं सकता हूं। बिल्कुल मानने लायक बात ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम क्लियर है यहाँ पर। आप जो भी पैसा छोड़ते हो उसी में से आपको पेंशन मिलती है, और एंड में ऑन एन एवरेज अगर कोई व्यक्ति 78 ईयर्स तक जिंदा रह जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी कुछ ना कुछ फंड वो ईपीएस के लिए छोड़ के जा। अब दोस्तों ये पैसे का क्या होता है, ये पैसा हर साल ईपीएस की किटी में ऐड हो जाता है और परमानेंटली सरकार का हो जाता है। और परमानेंटली जब सरकार का हो जाता है तो सरकार कैसे कह रही है कि सरकार इस पे नुकसान में है, क्योंकि सरकार अब इस फंड के ऊपर इंटरेस्ट कमा रही होगी, अगले 20 साल में करोड़ों रुपए का फंड बन जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी अब देना नहीं है किसी को। हो गया दोस्तों। तो एक पहला केस मैंने लिया उन लोगों के लिए जो 2017-18 में रिटायर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आप इसके बाद थोड़ा सा एज बढ़ा भी लेंगे, 2025-22 तक भी आएंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा और आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। कुछ ना कुछ पैसा 78 ईयर्स की एज में बचा हुआ ईपीएस में रहेगा ही रहेगा। अब चलिए एक केस लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 2008 में ज्वाइन किया था। चलिए पहले मैं आपको 2000 वाला केस बताया, तो मतलब कंटिन्यूटी में हम रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति साल 2000 में ईपीएस को ज्वाइन करता है और उसके बाद उसकी 35 साल की सर्विस है, मतलब कि कोई व्यक्ति 22, 23, 24 साल की उम्र में सर्विस ज्वाइन कर गया और जब तक वो है तब तक उसकी सर्विस जो है तकरीबन 35 साल की सर्विस हो गई। ऐसे व्यक्ति के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जब हम बात करेंगे जो साल 2000 में ज्वाइन किया है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो होगा दोस्तों, पहले तो 417 रुपए उसके जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे वो लिमिट थी। फिर 2001 से इसका 541 रुपीज हो जाएगा। फिर 2014 से इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तकरीबन 1250 रुपए हो जाएगा दोस्तों। और जब मैं सिमिलर कैलकुलेशंस करता हूँ कि भाई हर महीने में जो उसको पैसा मिलता है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ, और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है जो उस टाइम के रिलेवेंट रेट्स थे वो मैं लेता हूँ, और वहां से जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस बनता है वो मैं इस तरह से निकालता हूँ। साल भर का कंट्रीब्यूशन उसमें इंटरेस्ट में ऐड करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं क्लोजिंग बैलेंस लेता हूँ। इसी क्लोजिंग बैलेंस को मैं आगे ले जाता हूँ, फिर साल भर का जो कंट्रीब्यूशन है मैं इसमें ऐड करता हूँ, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालता हूँ और उससे क्लोजिंग बैलेंस लेता हूँ। तो ऐसा जब मैं करता हूँ दोस्तों, तो जो एंड फिगर बनता है, एंड फिगर पता है दोस्तों इस व्यक्ति का कितना बनता है? जब इंटरेस्ट मिला के जो 35 साल का कंट्रीब्यूशन साल 2000 में ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति जो 2035 में ईपीएस से एग्जिट होने वाला है, उसका तकरीबन 16,30,432 रुपए, 16,30,432 रुपीज यहाँ पर बनता है। अब इसमें कुछ अजम्पशंस भी मेरे होंगे, क्योंकि साल 2025 तक तो दोस्तों मेरे पास डेटा है कि ईपीएस कितना इंटरेस्ट रेट देता था। आज तक का हमारे पास डेटा है 8.15 का, तो मैं सोचता हूं कि अगले 2-3 साल भी दोस्तों 8.15% मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कि सरकार इसको कम कर दे, क्योंकि ईपीएस के जो ईपीएफओ के जो रेट्स है प्रोविडेंट फंड के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो फिर 8% कुछ 2-3 साल मिलेगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि और 2-3 साल बाद 7.8% कर देगा, और फिर कुछ साल बाद दोस्तों 7.6% हो जाएगा, और तकरीबन 2035 में जो ईपीएफ का पीएफ का रेट रहेगा वो तकरीबन 7.6% सालाना का रह सकता है। और ये बहुत लॉजिकल कंक्लूजन मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि रेट्स इसी तरह से 0.2-0.3% से कम ज्यादा होते आ रहे हैं ऐतिहासिक तरीके। तो हिस्टोरिकली जब ये डेटा हमारे पास है तो हम वही डेटा यहाँ पर लेकर चलेंगे और उसी के बेसिस पे अजम्पशंस करेंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है पर फिगर्स में खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए अगर ये रेट बहुत कम हो गया और 7% हो गया तो क्या होगा, ये जो 16 लाख रुपए 15 लाख रुपए बन जाएगा, और कुछ खास डिफरेंस होना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अब समरी में जब हम आएंगे तो यहाँ जो आपको केस 4 दिख रहा है ये इस व्यक्ति का केस है जो साल 2000 में ज्वाइन हुआ था और 2035 में एग्जिट किया था। इससे 35 साल की सर्विस दी और एंड में इसके पास जो पैसा बचा वो बचा 16,30,000 रुपए 432 रुपए, मतलब कि 16,30,432 रुपीज। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको आने वाले अगले 20-30 साल के लिए 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई आने वाले समय में इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे मार्केट्स में अगर आप देखेंगे भारत में 10% रिटर्न निकालना बहुत आसान है किसी भी बड़े फंड मैनेजर के लिए। एक छोटे आदमी के लिए नहीं होगा, लेकिन फंड मैनेजर के लिए 10% का रिटर्न निकालना बहुत वाजिब है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे, ये बात मैं मानता हूँ। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आज 10% मिल रहा है, 2035 में आते आते तकरीबन 9-8.5% मिलेगा, फिर 2045 में आते आते तकरीबन 7% मिलेगा, और 2055 तक आते आते हो सकता है कि 5% 5.5% ही उसको इंटरेस्ट रेट मिल सके। और अगर आप इन सब का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तकरीबन 6% का आएगा। आप बोलेंगे यार 6% कैसे हो सकता है?
मैं आपको बता दूं, अमेरिका जैसा कंट्री जो बहुत प्रगत कंट्री है, जहां पर उनकी जीडीपी 2% से ग्रो करती है और उनके बैंक के इंटरेस्ट रेट भी 2-2.5% के होते हैं, वहां पर भी जो पेंशन फंड मैनेजर है वो 7 से 8% आज निकाल पा रहे हैं। तो क्या हमारे फंड मैनेजर 6% नहीं निकाल पाएंगे सेम सिचुएशन में? बिल्कुल निकाल पाएंगे, आप बिल्कुल भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। फाइनेंस का सेंस यही कहता है कि इट विल बी पॉसिबल। तो दोस्तों, अगर ये फंड जो ये व्यक्ति 16,30,432 रुपए का ईपीएफओ के पास छोड़ जा रहा है, इस पे अगर ईपीएफओ कंटिन्यूअसली 6% पर एनम का इंटरेस्ट कमाती है ऑन एन एवरेज, और उसमें से 7,500 रुपए वो ईपीएस पेंशनर को दे रही है मंथली, तो दोस्तों ये फंड पता है कब तक चलेगा? ये फंड परपेचुइटी में चलेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये फंड कभी भी खत्म नहीं होगा। और दोस्तों, इतना पैसा इनको देने के बाद भी अगर ये व्यक्ति 20 साल बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो पता है ईपीएफ के पास कितना फंड बचेगा? तकरीबन 18 लाख रुपए का फंड बचेगा। मतलब जितना इस व्यक्ति ने जमा किया था उसके बराबरी का या उससे ज्यादा ही फंड ईपीएफ के पास पहुंचेगा। और 7,500 पेंशन देने के बाद भी ईपीएफओ कभी भी नुकसान में नहीं आएगा। ये पैसा ईपीएफओ के पास रह जाएगा और वो परमानेंटली ग्रो होने वाला पैसा है। आइडियली इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद में ये पैसा उनके बच्चों को वापस कर देना चाहिए, बट क्या ईपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है। तो एक बात बताइए, यहां पर जो मैंने आपको पहला केस बताया था, यहां पर भी अगर ऑन एन एवरेज लोग 78 ईयर्स की, 78 बहुत बड़ा फिगर बोल रहा हूं मैं, 78 तक कितने लोग जिंदा रहेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं पकड़ के चल रहा हूं कि लोग 78 तक जिंदा रहेंगे। तो पहले केस में भी तकरीबन 17 लाख रुपए, 1,73,000 रुपए वो बंदा छोड़ के जाएगा। ईपीएस इसमें भी प्रॉफिट में है। दूसरे केस में तो ढड़ल्ले से प्रॉफिट में है, क्योंकि जितना पैसा वो छोड़ के जा रहा है उतना ही पैसा ईपीएफ के पास बच जा रहा है ना। और इफेक्टिवली मैं आपको बताऊंगा, जब मैं दूसरा केस स्टडी भी लूंगा 35 साल वाला, जो 2008 में यंग लोग जो ज्वाइन करेंगे उसके बाद से, तो तब भी आप देखेंगे कि ये नेवर वाला ही केस आता है, जब भी मतलब ये फंड कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे ईपीएफओ इन जनरल फायदे में ही है। तो चलिए आइए मैं आपको वो केस भी दिखाता हूं जहां पर किसी व्यक्ति ने साल 2008 में ज्वाइन किया और वहां से वो तकरीबन 35 साल की सर्विस करने वाला है। तो वहां से अगर वो 35 साल की सर्विस करने वाला है, तो साल 2008 में जब उसने ज्वाइन किया तो तकरीबन 541 रुपीज का रेट चल रहा था, और 2014 के बाद तो 1250 रुपए का रेट देने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो पैसा जमा होगा, तो ये व्यक्ति जिस साल यहां से एग्जिट होगा, मतलब कि तकरीबन 2044 मार्च में ये व्यक्ति जाके एग्जिट होगा, तो ये पता है कितना पैसा जमा लेगा? तब तक ये पैसा जमा लेगा 20,31,498 रुपीज। अब दोस्तों, ये 20,31,498 रुपीज जो है, इसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। मैं बार बार कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा आपको। एक अजम्पशंस यही है कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और मैं इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम करते आ रहा हूं। देखिए, जब हमने 2035 का रिटायरमेंट लिया था तो हमने कितना लिया था? 7.5% के आसपास का रिटायरमेंट लिया था, 7.6 का। फिर वहां से मैं और कम करते जा रहा हूं, 7.5, 7.3, 7.1, फिर 6.8 तक मैं आ गया हूं कि भाई 44 में भी 6.8 तक का ईपीएफओ इंटरेस्ट आपको दे पाएगा। हो सकता है आप इसको 5.5 कर दो या 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये पैसा 18 लाख से ऊपर का ही रहेगा, मिनिमम टू मिनिमम रहेगा। लेकिन मैं इस फिगर के साथ चलूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इससे कम ईपीएफ के रेट नहीं होंगे। अब देखिए, अब ये जो केस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लास्ट में मार्क किया केस 5, ये होता है ये वाला केस, जहां पर एक लड़का दिसंबर 2008 में ज्वाइन किया और मार्च 2044 में रिटायर हो गया या एग्जिट हो गया ईपीएस से। तो 35 साल की सर्विस हुई। इस व्यक्ति ने टोटल फंड पता है कितना कमाया? इस व्यक्ति ने टोटल फंड जमा किया 20,31,498। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिर कम कर दिया। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई आदमी 2035 में रिटायर होगा, तो भाई उसको ऑन एन एवरेज 6% का इंटरेस्ट रेट वो कमा सकता है ईपीएफओ उसके फंड के ऊपर। लेकिन मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ कि जो व्यक्ति 2044 में एग्जिट होगा ईपीएस से, और उसका फंड जो ईपीएफओ के पास रह जाएगा, उसके ऊपर ऑन एन एवरेज सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। और उसको भी पेंशन कितनी मिलेगी? 7,500 की, क्योंकि सीलिंग तो फिक्स हो चुकी है। तो सीलिंग अगर फिक्स हो चुकी है तो 7,500 का उसको पेंशन मिलेगा। तो ये फंड कितने दिन तक चलेगा? ये फंड परपेचुइटी में चलेगा। ये फंड कभी खत्म नहीं हो सकता। वो मर जाए, उसकी वाइफ मर जाए, उसके बाद भी वो फंड टिका हुआ रहेगा। और अगर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज अगर हम फिर से पकड़ते कि 78 तक लोग जिंदा रह जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ 78 बहुत बड़ा फिगर में बोल रहा हूँ, लोग इतना जिंदा नहीं रहते, 70 के पहले खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 78 तक अगर जिंदा रहेगा और उसके बाद वो मर जाता है, तो भी वो ईपीएफओ के लिए तकरीबन 23,33,000 रुपीज तक छोड़ के जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 35 साल ईपीएस का मेंबर रह गया,
तो उसके बाद ईपीएफओ कभी भी नुकसान में हो ही नहीं सकता। तो किस बेसिस पर ईपीएफओ बोल रहा है कि वो नुकसान में है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों वो बोल रहा है कि हम मिनिमम पेंशन बढ़ा ही नहीं सकते, क्यों वो बोल रहा है कि हम आपको फंड वापस कर ही नहीं सकते, अगर आपकी डेथ के बाद हम आपके बच्चों को पैसा दे ही नहीं सकते कि पैसा बचता ही नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कैलकुलेशंस इस बात को मानने से मना करते हैं। फंड ईपीएफ के पास बच जाता है और परपेचुअली सरकार के लिए कमाई का एक साधन बन जाता है। आइडियली होना चाहिए कि व्यक्ति मर जाए, उसकी स्पाउस मर जाए, उसके पास जो भी फंड उसका बचता है वो सरकार लोगों को वापस कर दे, क्योंकि वो उनकी कंट्रीब्यूशन का स्कीम था, उनके कंट्रीब्यूशन का पैसा था। अब दोस्तों चलिए एक ऐसा केस भी आपके सामने दिखाता हूं। आपको लगेगा मैं बस वो केसेस दिखा रहा हूं जहां पर सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है, एक केस वो भी दिखाता हूं जहां पर रिफंड एक्चुअली खत्म हो जाता है। तो चलिए ये जो केस नंबर 2 है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो साल 2008 में ज्वाइन करता है और 2030 में ये एग्जिट हो जाता है। हो सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो, कुछ ले लिया हो, ये 2030 में एग्जिट हो जाता है और 22 साल इसने सर्विस की, 22 साल सर्विस की। तो दोस्तों इसका जो फंड बनता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 22 साल की सर्विस वाला अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इस व्यक्ति का जो फंड बनता है दोस्तों, ये फंड बनता है तकरीबन 6,45,169 रुपीज, जो मैंने यहाँ पर समरी शीट में इंक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है, 6,45,169 रुपीज। और क्योंकि 2030 में एग्जिट करने वाला है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 20-25 साल के लिए 7% का रेट ये कमा सकता है। जब 2035 में एग्जिट कर रहा था मैंने इंटरेस्ट रेट कम किया था, 2044 में एग्जिट कर रहा था मैंने इंटरेस्ट रेट 5% का किया था, लेकिन यहां पर जब व्यक्ति 2030 में एग्जिट हो रहा है तो ये 7% का इसको इंटरेस्ट रेट मिलना बहुत वाजिब है। तो ईपीएफओ इस पैसे को 7% के इंटरेस्ट रेट से कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी। इस व्यक्ति को जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 5143 रुपीज की दोस्तों यहाँ पर पेंशन बनेगी, क्योंकि इसका सर्विस पीरियड कम है। जब आप करेंगे, मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। अगर हम 15,000 रुपये सालाना होगा, है ना, उसकी 22 साल की सर्विस है तो इसको 24 साल का पीरियड मिलेगा, 2 साल इसको बोनस मिलेगा, और डिवाइड बाय 70 अगर हम करेंगे तो देखिए 5143 का फिगर यहाँ पर आ जाता है। वही फिगर मैंने दोस्तों यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसको ये पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इसको जो इसका डिपॉजिट किया हुआ फंड है वो कितने दिन तक चलेगा? वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स 1 मंथ तक। मतलब कि जब ये व्यक्ति 76 ईयर 1 मंथ के हो जाएंगे तब ये फंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति इसके पहले स्वर्गवासी हो जाता है तो ये फंड ईपीएफओ के पास रहेगा, वैलिड फंड रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति 76 ईयर से ज्यादा जिंदा रह जाता है तो ईपीएफओ यहाँ पर नुकसान में आएगा। अब ये दोस्तों मैंने उन लोगों की केस बताई जहां पर 2008 के बाद जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 22 साल की नौकरी करता है, तब एक केस ऐसा आता है जब वहां पर वो फंड 78 के पहले डिप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमको समझने की जरूरत है कि पहली बात तो कितने लोग 76 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे, ये फिगर देखने की जरूरत है। मैक्सिमम लोग 70 तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन चलिए क्योंकि हमने अजम्पशन 78 का किया था हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2008 में ज्वाइन करेगा वो 22 साल की सर्विस क्यों करेगा? वो तकरीबन 30 साल के ऊपर की सर्विस करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो ईपीएफ का एज है 58 का एग्जिट का एज है। जनरली लोग 25 साल के एज में ज्वाइन कर जाते हैं, जॉब पे लग जाते हैं कहीं ना कहीं पर। 25 साल का बच्चा बहुत रेयरली खाली बैठता है। तो 25 साल से लेके जब वो 58 साल तक काम करेगा तो तकरीबन 33 साल होते हैं, तो 33 ईयर्स का सर्विस को मिलेगा। अब ऐसा पकड़ के चलते हैं कि चलिए कोई व्यक्ति जो है उसने नहीं काम किया उतना, वो 28-29 को ज्वाइन किया, तो भी दोस्तों उसके पास तकरीबन 30 साल का पीरियड उसके पास मिलता है। और 30 साल में तो कभी भी फंड खत्म नहीं होगा, तो मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं आपको, फंड खत्म ही नहीं होता है। अगर हम 28 साल वाला एक केस लेंगे, चलिए एक केस आपको वो भी दिखाता हूं। 2008 में ज्वाइन किया और ये व्यक्ति जो है ये 27 साल की इन्होंने सर्विस की थी। ओके, 30 साल की कम का एक फिगर लिया, 27 साल की सर्विस की थी। तो उनके केस में पता है फंड कितना बचता है? फंड बचता है 10,75,000 रुपए। और इस पे अगर 6% का इंटरेस्ट इनको मिलता है, क्योंकि ये 35-36 का पीरियड है, इसलिए मैंने 6% का इंटरेस्ट लिया। इस व्यक्ति की जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 6,214 रुपए। और इसका जो फंड होगा दोस्तों ये खत्म जरूर होगा, लेकिन कब खत्म होगा? 31 ईयर्स के बाद जाके खत्म होगा। मतलब अगर ये व्यक्ति 91 ईयर्स तक जिंदा रह गया तो ही ईपीएफओ नुकसान में जाएगी, वरना ईपीएफओ नेट प्रॉफिट में जाएगी। और 91 ईयर्स तक जिंदा रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑलमोस्ट नील बटे सन्नाटा।
1% 2% की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको नील बटे सन्नाटा ही पकड़ के चलना चाहिए। तो अगर मैं 78 ईयर्स में देखूंगा कि फंड की वैल्यू क्या होगी, तो तकरीबन 6 लाख रुपए ईपीएफओ के पास बचने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर हर तरह का सिनारियो ले लिया। 1995 में ज्वाइन किया, 2017 में रिटायर हुआ, 2008 में ज्वाइन किया, 2030 में रिटायर हुआ, 2008 में ज्वाइन किया, 2036 में रिटायर हुआ, 2000 में ज्वाइन किया, 2035 में रिटायर हुआ, 2008 में ज्वाइन किया, 2044 में रिटायर हुआ, 22 साल, 27 साल, 35 साल, ऐसा अलग अलग सिनारियो मैंने लिया। इन सिनारियो में सिर्फ एक सिनारियो हमारे हाथ में लगा है जहां पर फंड खत्म होता है, बाकी किसी भी सिनारियो में ये फंड खत्म होता ही नहीं है, धड़ल्ले से ईपीएफ के पास रह जाता है। और इस सिनारियो, ये जो सिनारियो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो सिनारियो, ये अनलाइकली सिनारियो है, क्योंकि 2008 में ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति जो होगा कम से कम 30 साल की सर्विस तो देगा। अगर लोग 28-29 में भी सेटल हो जाते हैं, जॉब पे लग जाते हैं, तो वहां से दोस्तों 30 साल की सर्विस तो करते ही करते हैं। कोई भी आदमी 30 साल तो जिंदगी में नौकरी करता ही करता है। तो ये सिनारियो बहुत अनलाइकली सिनारियो। तो मोस्ट लाइकली सिनारियोस क्या है दोस्तों? वो सारे सिनारियोस जहां पर ईपीएफओ के पास में पैसा बच जाता है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम क्या सीखें? आज के इस वीडियो से हम ये सीखें कि ईपीएफओ जो आपका कंट्रीब्यूशन का पैसा है, अगर उसको इन्वेस्ट करता है और उसमें से अगर हमको पेंशन दे रहा है करंट फॉर्मूला के हिसाब से, तो ईपीएफओ बिल्कुल भी डेफिसिट में नहीं है, नुकसान में नहीं है। ईपीएफओ जो बार बार क्लेम कर रहा है कि फंड डेफिसिट में, इसलिए हम मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ के 7,500 रुपए नहीं कर सकते। ये लॉजिक थोड़ा सा ईपीएफओ का कम हो सकता है 7,500 नहीं कर सकते, पर मिनिमम पेंशन बढ़ने की केस तो मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी। दूसरी बात है कि भाई इतनी कम पेंशन आप हमको दे रहे हो, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,500 रुपए, बहुत कम पेंशन बनती जितना फंड वैल्यू हमारा बन रहा है। उससे अच्छा भाई हमारा फंड हमको वापस कर दो, हमारा फंड वापस कर दो, हम खुद ही उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर लेंगे। वो जो पीएफ में से कट के जो ईपीएस में जाता है ना, उसको पीएफ में रहने दो, तो हम ज्यादा फायदे में, ऐसा मुझे लगता है। या तो भाई आप जिंदगी भर हमको पेंशन दे दो और फिर हमारे मरने के बाद जो पैसा बचता है वो बच्चों को वापस कर दो। ये तीनों केसेस यहाँ पर लॉजिकली प्रूव होते हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर ये कोर्ट में डेटा लेके जाएगा तो कोर्ट में डेटा बिल्कुल स्टैंड भी करेगा। तो अगर कोई इस फाइट को कोर्ट तक ले जाना चाहता है तो मेरा डेटा यूज कर सकता है। इस एक्सेल शीट की जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दे रखी है। ये हर उस व्यक्ति के लिए काम में आ सकती है जो कोर्ट में जाके अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करना चाहता है। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में छोटा सा वैल्यूएशन किया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करके, इतना कैलकुलेशन करके आपके लिए वीडियो लाता हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आपको वो हथियार दे रहा हूं जिससे आप आगे की लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे वीडियोस को आप प्रमोट करें, शेयर करें, ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या लगी। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद ही नहीं आया तो बिल्कुल आप मुझे फटकार भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब इस तरह के वीडियोस को एंगेजमेंट मिलता है और तभी दोस्तों यूट्यूब ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है, तभी ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन तक हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों, वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन की सेवा में तत्पर एक चैनल है जो आपके फायदे के लिए जो भी डेटा होगा, जो भी वीडियो होगा आपके सामने लाएगा, आपकी फाइट में आपको मदद करने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसको अपना ही चैनल समझिए, और अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।